शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर, जो कि CGPSC CG व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। चूँकि यहाँ पर समय हमारे पास कम है, इसलिए हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का उपयोग व्यापम के सिलेबस में जो हमें दिया है वो कंप्यूटर का उपयोग दिया है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, लैबोरेटरी में, रिसर्च संस्थानों में, उसके हिसाब से। फिर आते हैं प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार में हम इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये सब हम देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं, कमर्शियली और ऐसे भी। ठीक है, फिर है MS ऑफिस, MS एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में हम शॉर्टकट कीज़ और ये सब देखेंगे। इंटरनेट के प्रयोग में हम देखेंगे आजकल इंटरनेट से क्वेश्चन व्यापक में ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे क्या है। फिर एंटीवायरस और कंप्यूटर वायरस। एंटीवायरस कंप्यूटर वायरस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पर इसकी संक्षिप्त जानकारी हम देखेंगे। ठीक है, फिर है मल्टीमीडिया के उपयोग, फिर CD और DVD की जानकारी, उसके बाद है ये यूट्यूब की जानकारी। अब देखते हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देशों का इनपुट के रूप में कार्य करती है, उपयोग करती है, और उस निर्देशों को अनुरूप विश्लेषण करके आवश्यक परिणामों को हमें आउटपुट के रूप में देती है। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी ग्रीक भाषा का शब्द है। कंप्यूटर जो है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कंप्यूट से आया है। कंप्यूट का मतलब है गणना करना या संगणक होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर की गति जो मापी जाती है वो MIPS से मापी जाती है, जिसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आधुनिक कंप्यूटर के विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज सर को कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया है, मतलब 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जो है 1942 से 1953 तक का है। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या होता है? निर्वात टिप का उपयोग किया जाता है, एक तरह का वॉल्व टिप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें डाटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति होती है 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ENIAC, UNIAC और मार्क 1 कंप्यूटर है। इसमें एक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे खास बात यह है, यहाँ पर जो मशीन भाषा का उपयोग किया जाता था, जो एक भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर आता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 तक के कंप्यूटर जो भी हुए वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हुए। इसमें क्या हुआ कि जो निर्वात ट्यूब है, अपना निर्वात ट्यूब को हमने इन्हें हटा के एक तरह से रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर में बदल दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें क्या होता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की जो स्पीड थी, गति थी, वो 10⁻³ सेकेंड थी। यहाँ पर जो डाटा स्टोरेज के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। ठीक है, क्योंकि इसकी गति स्पीड अधिक थी, इसलिए इसका उपयोग व्यवसाय में किया गया। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एक खास बात यह है कि इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, और इसमें क्या है कि इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। असेंबली भाषा में आपका आता है कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसे भाषाओं का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में देखते हैं, इसमें क्या होता है? ट्रांजिस्टर को परिवर्तित करके ट्रांजिस्टर के बदले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया। ठीक है, डाटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद इसकी स्पीड 10⁻⁹ सेकेंड हुई। ठीक है, अब ये कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से स्पीड थे, इसलिए इसको व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें पास्कल और बेसिक जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया है वो टाइम सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक क्लास से आगे होगी, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1989 तक के जो कंप्यूटर हैं उसे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया। इसमें LSI, VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। ठीक है, और डाटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर स्टोरेज के लिए चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। इसकी स्पीड 10⁻⁻12 सेकेंड थी। अब इस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LAN और WAN का विकास हो चुका था। MS-DOS, विंडो, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब आ चुके थे। C भाषा का भी विकास चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हो चुका था। इसमें जो भाषा का उपयोग किया था वो डोमेन आधारित भाषाएं थीं।
ठीक है। फिर आता है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI, LSI, ऑपरेटिंग डिस्क इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें ULSI का प्रयोग किया गया। ऑपरेटिंग डिस्क का इसका प्रयोग किया गया डाटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर भंडारण के लिए। ठीक है, इसमें अब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट, ईमेल और WW का विकास हो चुका था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो गया है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने लगे हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर पे किसका उपयोग किया गया, जैसे निर्वात ट्यूब का। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड IC चिप का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI, VLSI का। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI का प्रयोग किया गया। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन से समय किस चीज़ का आविष्कार हुआ गया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लैन वैन का आविष्कार हो चुका था। MS-DOS विंडोज़ का प्रयोग हो चुका था। C भाषा का विकास हो चुका था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंप्यूटर से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर का पहले बार प्रयोग कहाँ किया गया। कंप्यूटर का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया गया बेंगलोर के डाकघर में। कंप्यूटर का पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है, यह है नई दिल्ली पे। पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, भारत द्वारा निर्मित फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, वो है सिद्धार्थ। भारत का फर्स्ट प्रदूषण रहित पेट्रोल पंप कौन सा है, मुंबई। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की 3 भाषाएं होती हैं, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, मशीनी भाषा को देखते हैं। मशीनी भाषा बाइनरी भाषा होती है, 0 और 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, इसका सम्मोहित को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये भाषा बहुत कठिन होती है इंसानों के लिए, पर ये कंप्यूटरों के लिए बहुत आसान भाषा होती है, पर इस पर काम करना मशीनों के लिए संभव नहीं होती है। असेंबली भाषा, असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। ठीक है, और उच्च स्तरीय भाषा जैसे फोर्ट्रान, इसके एग्जाम्पल कोबोल, ये सब एग्जाम्पल उच्च स्तरीय भाषा के हैं। ये भाषा मनुष्यों के लिए बोलचाल की भाषा होती है। ये भाषा मनुष्यों के लिए आसान होती है। कंप्यूटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देश का प्रथम साक्षर जिला जो हुआ वो मलप्पुरम केरल था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन वार्डिन और विलियम सागले ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसे जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने बनाया। माइक्रो प्रोसेसर M.E. हॉफ ने बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब का इसका सर टिम बर्नर्स-ली ने किया। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का आविष्कार, इंटीग्रेटेड IC का इसका और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार ये किसने किया, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत में 2 एजेंसी करती है, एक संस्थाएं करती है, एक सीडेक, दूसरी नाल। सीडेक जो है परम 800 का इसका फर्स्ट टाइम इसने किया। नाल बेंगलोर द्वारा जिसका आविष्कार किया गया फ्लो सॉल्वर का। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स से की जाती है, जिसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता का नाम है सेमर क्री। कंप्यूटर में पावर सप्लाई किससे की जाती है, कैसे होती है, इसकी जानकारी लेते हैं। कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई की जाती है वो होती है 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है SMPS द्वारा। ठीक है, SMPS क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, फिर आता है CPU। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या काम होता है, ये काम करता है नियंत्रण और संयोजन करने का काम करता है। इसमें किसकी सहायता से करता है, ये CU जो होता है, ये CPU जो होता है वो CU प्लस ALU की सहायता से करता है। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और AU जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अब देखने चलेंगे मदरबोर्ड से कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं। पहले होती है वीडियो डिस्प्ले कार्ड। वीडियो डिस्प्ले कार्ड का उपयोग वीडियो और ग्राफिक्स दिखाने के लिए किया जाता है। इसको कहाँ जोड़ा जाता है, VGA या SVGA का प्रयोग किया जाता है। SVGA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ सकता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। फिर आता है साउंड कार्ड।
साउंड कार्ड का क्या उपयोग किया जाता है? मल्टीमीडिया ध्वनि को ये प्रवर्धित करता है डिजिटल सूचनाओं में। इसे मिडी पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। मिडी पोर्ट क्या होता है? ये पूछ सकता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। फिर आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है जिसमें एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं जो QWERTY के सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। फिर होता है स्पीकर। स्पीकर क्या है? ये स्पीकर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड के साथ इसे जोड़ा जाता है। इसकी क्षमता को जिससे मापी जाती है वो है PMPO से इसे मापी जाती है, ठीक है। फिर आता है सीरियल पोर्ट। सभी इनपुट डिवाइसों को जोड़ने के लिए एक पोर्ट की व्यवस्था होती है मदरबोर्ड में, जिसे कहते हैं सीरियल पोर्ट। इसका स्टैंडर्ड है RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करता है। फिर आता है नेटवर्क पोर्ट। कंप्यूटर के अन्य कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, मतलब दूसरे कंप्यूटर से हम जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम RJ45 लैन कनेक्शन ईथरनेट पोर्ट इसे कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है मॉडेम को किससे जोड़ा जाता है? मॉडेम को भी मदरबोर्ड की सहायता से जोड़ा जाता है। पेन ड्राइव को किससे जोड़ा जाता है? इसको USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि USB पोर्ट को किससे जोड़ा जाता है। तो USB पोर्ट को मदरबोर्ड से नहीं, पेन ड्राइव को USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। फिर प्रिंटर को किससे जोड़ा जाता है? प्रिंटर हमेशा जुड़ेगा आपका पैरेलल पोर्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि प्रिंटर को किससे जोड़ा जाता है। प्रिंटर को जोड़ा जाता है पैरेलल पोर्ट से। फिर इनपुट डिवाइसेस को देखते हैं। इस पर क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस में आता है न्यूमेरिकल पैड या संख्यात्मक कीपैड, ठीक है। दिखने में एक कंप्यूटर की तरह होता है। इसका प्रयोग संख्यात्मक डाटा को इनपुट देने के लिए होता है। न्यूमेरिकल लॉक के इंटर के बटन होते हैं, ठीक है। इसमें कर्सर कंट्रोल बटन भी होते हैं, ठीक है। फिर आता है कर्सर मूवमेंट बटन। कर्सर मूवमेंट बटन ये होते हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड के बाजू में जो बटन होते हैं, ऊपर नीचे साइड के एरो होते हैं, उसे कर्सर मूवमेंट बटन कहते हैं। इसे गेमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे नेविगेशन की भी कहते हैं। फिर आता है मॉडिफायर बटन। मॉडिफायर बटन ये वो बटन होते हैं जिसे किसी और बटन के साथ प्रयोग करके उपयोग में लाया जाता है, जैसे शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल और विंडोज़ की। कंप्यूटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। कैप्स लॉक प्लस न्यूमेरिकल लॉक, इसे क्या कहते हैं? टॉगल बटन कहते हैं। कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट, ये तीनों बटन अगर एक साथ दबा दिया जाए तो किसी भी प्रोग्राम को बंद किया जाता है या रीस्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टिक बटन क्या होता है कि कभी कभी हमने पीछे जैसे पढ़ा कि एक बटन के साथ दूसरे बटनों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे में स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। स्टिक बटन जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, विंडो को 2 बार दबा दिया जाता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है माउस का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने किया। फिर आता है MICR, माइकर क्या होता है? माइकर एक तरह का चुंबकीय स्याही है जो आयरन ऑक्साइड से बनी होती है। इसका प्रयोग बैंक में ड्राफ्ट चेक में किया जाता है। इसमें टोटल 14 अक्षर होते हैं, जिसमें 0 से 9 के भी अक्षर इसमें सम्मिलित होते हैं। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक तरह का उच्च क्षमता बीम है। इसका आविष्कार करता है थियोडोर मैनन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जामिनर में आया हुआ है। फिर आता है मॉनिटर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है पिक्सल, दूसरा होता है रिजोल्यूशन। जो पिक्सल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चित्र की गुणवत्ता, मतलब क्लियर इमेज की, ठीक है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा चित्र की गुणवत्ता, क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। पिक्सल को हमेशा मापा जाता है DPI डॉट पर इंच। किसी मॉनिटर में जितने अधिक DPI होंगे उसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी होगी, चित्र की विशेष क्वालिटी अच्छी होगी। फिर रिजोल्यूशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चित्र की गुणवत्ता के। जितने ज़्यादा रिजोल्यूशन होंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं कई वीडियो के फॉर्मेट 10247668 पे, 360, 240, 180 पे होते हैं, ये रिजोल्यूशन होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट क्षमता के अनुसार
तीन तरह से होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक बार में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। जबकि सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करेगा तो इसमें लगने वाला समय भी अधिक होगा। फिर होता है लाइन प्रिंटर, ये क्या करता है, एक पूरी की पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट कर देता है। ठीक है, इसकी एक बार में ये 200 से 250 लाइन को एक बार में प्रिंट कर सकता है पर मिनट में। ठीक है, फिर आता है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्योंकि ये पूरी की पूरी पेज को एक बार में प्रिंट कर देता है, इसलिए इसकी स्पीड अधिक होगी। हाँ, तो हमने पहले देख लिया कंप्यूटर में हमने देखे प्रिंटर जो हमने देखे कैपेसिटी के अनुसार। अब देखेंगे हम तरीके के अनुसार से। ठीक है, तो एक तरीके के अनुसार, मेथड के अनुसार से इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट, मैट्रिक्स, डेसिबल, ये सब एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर के। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थर्मल, इंजेक्टर, लेज़र प्रिंटर, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से हैं ये पूछ सकता है। थर्मल प्रिंटर को देखेंगे। थर्मल प्रिंटर ये स्पेशल टाइप का पेपर इसमें यूज़ किया जाता है। आप अक्षर और आकृति को प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर, ताप का प्रयोग किया जाता है। गुणवत्ता इसकी बहुत अच्छी होती है, पर इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। अब इंकजेट प्रिंटर को देखेंगे। इसमें क्या होता है, स्याही की बोतल होती है एक तरह से, जिसे हम कार्टेज कहते हैं। ठीक है, इसमें अक्षर और आकृति को प्राप्त किया जाता है। किसे नोज़ल होते हैं, जैसे जेट के नोज़ल होते हैं वैसे एक नोज़ल होता है, उनके थ्रू इंक को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा इमेज और आकृति प्राप्त होती है। इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और इसके कॉस्ट भी कम होते हैं। फिर आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है कि इसकी लेज़र प्रिंटर उच्च गति के होते हैं। सेमीकंडक्टर का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अक्षर और आकृति को प्राप्त करने के लिए लेज़र बीम होती हैं, लेज़र बीम को के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें स्याही की बोतल जो कार्टेज हम यूज़ करते हैं वो काले रंग की होती है और एक लाल, नीला और पीले कलर की होती है। दो तरह की इसमें कार्टेज का उपयोग किया जाता है। गुणवत्ता इसकी भी अच्छी होती है, कम खर्च, पैसे भी कम खर्च के होते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राथमिक मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, ये मेमोरी क्या होती है, सीधे कंप्यूटर सीपीयू से जुड़ी होती है। ठीक है, यह एक अस्थायी टाइप की मेमोरी होती है। क्षमता इसकी सीमित होती है, पर इसकी कॉस्टिंग अधिक होती है। ठीक है, फिर द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी जिसे बोलते हैं, ये सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है। स्थायी मेमोरी होती है एक तरह से, असीमित क्षमता होती है। ठीक है, पर इसकी लागत कम होती है। गति जो कि असीमित क्षमता है तो इसकी गति जो होती है वो धीमी होती है। इसका मुख्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है, बैकअप डाटा या पुराने डाटा को रिस्टोर करने के लिए इसे किया जाता है। मेमोरी में आती है एक कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, यह भी एक प्राथमिक मेमोरी होती है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच कार्य करता है। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। इसकी स्पीड हाई क्यों होती है, क्योंकि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के सिस्टम के साथ, ठीक है, ये कंप्यूटर बस होता है, उस बस का सिस्टम बस होता है कंप्यूटर में, उस बस का ये प्रयोग नहीं करता है। और प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का पास करता है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसका साइज जो होता है 256 KB से 4 MB तक हो सकता है। फिर आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह एक तरह की स्थायी मेमोरी होती है, केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होता। ये पहले से कई डिवाइसेस में बिल्ट इन मेमोरी में होती है। ठीक है, और इसी में ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये रोम में क्या होता है। इसमें बायोस पहले से ही इनबिल्ट होता है। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए पोस्ट प्रोग्राम चलाता है। कौन, बायोस। और बायोस किस में होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बायोस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बायोस किस में होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है। फिर रोम में ही आता है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ये क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसे जानने चलते हैं। प्रोम, ये होता है पुराने प्रोग्राम को हटा कर नया प्रोग्राम इसमें लिखा जाता है, किसकी सहायता से, डायोड की सहायता से। ई प्रोम जो होता है, इसमें क्या होता है कि पुराने प्रोग्राम को हटा के नया प्रोग्राम लिखा जाता है, किसकी सहायता से, पराबैंगनी किरणों की सहायता से। इसीलिए ई पी रोम को क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रोम कहा जाता है। ठीक है, पी रोम। फिर ठीक आता है, पुराने प्रोग्राम को हटा के नए प्रोग्राम में लिखा जाता है, किसकी सहायता से,
विद्युतीय ताप की उच्च विद्युत के कारण से किया जाता है, ठीक है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, किसे क्या कहा जाता है। EEPROM को कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रोम कहा जाता है, और EEPROM को कहा जाता है फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, ठीक। फिर आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। डाटा को स्टोर कैसे किया जाता है मैग्नेटिक टेप में, इसमें एक रिबिन होती है, प्लास्टिक की रिबिन होती है, जिसमें ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर लगी होती है, ठीक है। और विद्युत हेड को इसके ऊपर प्रस्थापित करके डाटा को इसमें स्टोर किया जाता है। फिर होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक तरह की डिस्क होती है जिसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करके डाटा को स्टोर किया जाता है। यह एक तरह का स्थायी होता है, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को भी डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें एक डिस्क पॉलीकार्बोनेट की एक प्लास्टिक डिस्क होती है, जिसमें एल्यूमिनियम का लेयर चढ़ा के डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि इस पर किसका लेयर लगा होता है, आयरन ऑक्साइड का, और यहाँ पर एल्यूमिनियम का। और ये जो डिस्क होती है किसकी होती है, पॉलीकार्बोनेट की होती है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो स्टोरेज में हमने देखा, डाटा स्टोरेज में इसकी क्षमता देखेंगे। CD-ROM की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 700 MB तक होती है। DVD की स्टोरेज क्षमता 4.7 GB से 8.5 GB थी। अगर सिंगल लेयर पे है तो 4.7 GB होगी, डबल लेयर पे है तो 8.5 GB होगी, ठीक है। और ब्लू रे डिस्क है तो उसकी स्टोरेज क्षमता होगी 25 GB। मेमोरी एक्सेस में सबसे कम समय जो लेता है वो होता है कैश मेमोरी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। फिर आता है सबसे तेज़ मेमोरी जो होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। पेन ड्राइव जो हमारी होती है वो एक तरह के फ्लैश ड्राइव कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, CD-ROM की, DVD की और ब्लू रे डिस्क की। इसमें 700 MB, 4.7 से 8.5 25 GB। 8.5 GB ये डबल लेयर की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मूलभूत कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कार्य आवश्यक होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं डॉस, विंडोज़, यूनिक्स, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि MS ऑफिस, कैड कैम। MS ऑफिस का प्रयोग स्पेशल काम के लिए होता है, कैड कैम का इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क के लिए किया जाता है। फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी भी प्रयोग को, काम को सरल, अशुद्धिपूर्ण, किसी भी वायरस से रहित, सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है, जैसे एंटीवायरस यूटिलिटी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, किस तरह से उसका काम होता है। फिर आता है सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो भी कार्य होता है उसको एक बैच की बना के काम किया जाता है। फिर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है एक साथ कई कार्यों को किया जाता है। फिर आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है एक साथ कई यूज़र काम करते हैं, ठीक है। फिर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है पर्सनल कंप्यूटर के विकास, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, ठीक है, जैसे MS-DOS। फिर एकल मल्टीटास्किंग सिस्टम, इसमें क्या होता है जैसे जिस तरह का इसमें होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में काम होता है उसी तरह से होता है। फिर आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके एग्जांपल हैं यूनिक्स, लिनक्स, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा किसका एग्जांपल, जैसे एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, एकल मल्टी यूज़र का, यूनिक्स किसका एग्जांपल है ये पूछ देगा, लिनक्स किसका एग्जांपल है ये पूछ देगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किसका एग्जांपल है ये पूछ देगा, MS-DOS किसका एग्जांपल है ये पूछ देगा। फिर आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जो भी हमारी मशीन भाषा होती है उसे उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर,
मशीन भाषा क्या होती है, पहले क्लास में हमने इसे डिस्कशन किया गया है। 0 से 1 जो बाइनरी भाषा होती है उसे मशीन भाषा कहा जाता है। ये बहुत कठिन होता है मनुष्य के लिए, कंप्यूटर के लिए आसान होता है। ये 2 टाइप के होती हैं इसमें होता है एक ऑपरेशन कोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑपरेशन कोड क्या करता है, ये बताता है कि क्या करना है, ठीक है। ऑपरेंड क्या करता है, ये लोकेशन बताता है। हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सबसे पहले आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, यह निम्न भाषा प्रोग्राम को परिवर्तित करके मशीन भाषा प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। निम्न भाषा प्रोग्राम असेंबली भाषा को असेंबलर करके मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसमें इसकी इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है, ये उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को परिवर्तित करके मशीन भाषा में बदलने के काम आता है, ठीक है। पूरा प्रोग्राम को ये क्या करता है, एक बार में ही कंपाइल कर देता है, ठीक है। कौन, कंपाइलर। तो इसमें भी यही इसका ब्लॉक डायग्राम इम्पोर्टेंट है। फिर आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, निश्चित परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया ऑपरेशन का समूह होता है, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। कंप्यूटर एल्गोरिथम क्या कहता है, परिवर्तित करके प्रोग्राम लैंग्वेज में को बदलना कोडिंग कहलाता है। किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिथम का उसको परिवर्तन करके प्रोग्राम लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि सीक्वेंस कैसा है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। फिर आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण, ठीक है। उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट कहते हैं। ये किस तरह से होता है, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया है वो, ये टर्मिनल का चित्र है, ये निर्णय का, ये इनपुट आउटपुट का, और ये प्रक्रिया ऑपरेशन का है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसका है, ये पूछा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डाटा को बनाने, व्यवस्थित करने, परिवर्तन करने, मिटाने, डिलीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके टाइप्स किस तरह से होते हैं, रिलेशनल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, हायरार्किकल डाटा मॉडल, ठीक है। जिसके एग्जांपल से चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। इसके एग्जांपल है ओरेकल डाटाबेस, DBMS, माइक्रोसॉफ्ट SQL होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। अब हम पढ़ेंगे डाटा किस तरह से होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, उसको हम देखेंगे कंप्यूटर के डाटा को। डाटा में सबसे पहले आता है बीट। बीट क्या होता है, सबसे छोटी मूल्य इकाई होती है, उसे हम बीट कहते हैं। 0 या 1 बाइनरी फॉर्म में जो होते हैं उसे बीट कहते हैं। फिर होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर भी एक छोटी इकाई होती है जिसे मनुष्य समझ सकता है। 8 बीट के 1 बाइट होते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है फील्ड। फील्ड क्या होती है, सबसे छोटी लॉजिकल इकाई होती है, ठीक है, जहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है, उसे फील्ड कहा जाता है। रिकॉर्ड क्या होता है, अलग अलग फील्ड, बहुत सारे फील्ड को स्टोर करने के लिए एक डाटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फाइल क्या होता है, जब कई रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो उसे फाइल कहा जाता है। टपल कुछ वर्ड हैं जो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी जानकारी एग्जाम में पूछ सकती है। टपल क्या होता है, टेबल के रो जो होते हैं उसे रो मीन्स इस तरह की लाइनें, उसे रो को टपल कहते हैं। एट्रीब्यूट, टेबल के अंदर कॉलम जो होते हैं, कॉलम मीन्स इस तरह की लाइनें, उसे कॉलम कहते हैं। डिग्री क्या होती है, किसी भी टेबल में एट्रीब्यूट की संख्या जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। मेटा डाटा क्या होता है, डाटा जो होता है उसे मेटा डाटा कहते हैं। अन्य डाटा की स्थिति और उसकी विषय की सूचना देते हैं, जैसे कितनी साइज है, कौन से लोकेशन पे है, ये मेटा डाटा बताता है। ये ज़्यादातर उपयोग किया जाता है सर्च इंजन में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टपल, एट्रीब्यूट और डिग्री ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि डाटा का डाटा किसे कहा जाता है।
फिर आता है इंटरनेट। इंटरनेट के जनक हैं जेसी लीडर, लिक लीडर, है ना। 1962 में इन्होंने इसका आगाज़ किया। पहला जो इंटरनेट आया या नेटवर्क जो आया वो है ARPANET, ठीक है। HTML के विकासकर्ता कौन है, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर आता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जनककर्ता हैं टिम बर्नर्स-ली। फिर आता है जो इंटरनेट में वो अपन उपयोग करते हैं वो होते हैं प्रोटोकॉल। कंप्यूटर सूचनाओं के नियमों और प्रतिमानों का समूह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल हैं TCP, SMTP, HTTP, FTP, इसके एग्जांपल हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला नेटवर्क, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पहला नेटवर्क HTML, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के फुल फॉर्म दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। JPG जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से HTML, URL, JPG और PDF इम्पोर्टेंट है। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन जो है .docx है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ कमांड है जो MS वर्ड में उपयोग किए जाते हैं, वो है Alt+F4 किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, Ctrl+M कोई नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, Ctrl+V किसी भी स्टेटमेंट वाक्य को पेस्ट करने के लिए, Ctrl+A समग्र जितने डॉक्यूमेंट हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए, F5 फाइंड विंडो खोलने के लिए और Ctrl+N होते हैं नया डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमांड इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे कमांड इंपॉर्टेंट हैं पर Alt+F4, Ctrl+M और F5 और Ctrl+N ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं। Ctrl+W विंडो को बंद करने के लिए, Ctrl+N नया वर्कबुक खोलने के लिए, Ctrl+Tab स्विचिंग वर्कबुक के लिए, Alt+Enter नया लाइन बनाने के लिए, ठीक है, Alt+T ऑटो सम करने के लिए, Ctrl+T टेबल के लिए। इसमें से इम्पोर्टेंट Ctrl+T, Ctrl+T इम्पोर्टेंट है और Ctrl+Tab यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। अगली क्लासेस में एंटीवायरस, वायरस और मल्टीमीडिया के बारे में जानेंगे।